नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की। हम देखेंगे कि कैसे 19वीं सदी के कुछ शक्तिशाली विचारों ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक यानी रूसी क्रांति की जमीन तैयार कर दी। तो सवाल ये उठता है कि एक नया समाज कैसे बनाया जाए। बहुत बड़ा सवाल है ना। 19वीं सदी में पूरा का पूरा यूरोप इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। हुआ ये कि फ्रांसीसी क्रांति ने ये तो साबित कर दिया था कि हाँ, पुरानी दुनिया को तोड़ा जा सकता है, राजाओं का, अमीरों का राज, उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि इसकी जगह लेगा क्या। एक खालीपन सा आ गया था और पूरे यूरोप में इस बात पे जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। तो इसी सवाल के जवाब में ना 3 बड़े राजनीतिक खेमे सामने आए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये थे वो 3 मुख्य खेमे या कह सकते हैं विचारधाराएं जिन्होंने 19वीं सदी के पॉलिटिकल सीन को शेक दिया। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब यहाँ चीजें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम इन तीनों के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, लिबरल्स चाहते थे कि राजाओं की मनमानी खत्म हो, लेकिन वोट देने का हक सिर्फ उन लोगों को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है। वहीं दूसरी तरफ थे रेडिकल्स। वो चाहते थे कि सरकार बहुमत से बने और वोट देने का अधिकार सभी को हो, महिलाओं को भी। और फिर थे कंजर्वेटिव्स, जो कहते थे कि भाई परंपराओं को बचाए रखो और बदलाव अगर लाना भी है तो बहुत धीरे धीरे। अच्छा, ठीक इसी वक्त एक और बहुत बड़ी ताकत थी जो यूरोप को बदल रही थी, और वो थी औद्योगिक क्रांति। ये एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ तरक्की थी तो दूसरी तरफ बहुत सारी समस्याएं भी। एक तरफ तो ये बड़ा उम्मीद भरा दौर था। ऐसा लग रहा था जैसे तरक्की का एक नया युग शुरू हो गया हो। नए नए शहर बस रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थीं और रेलवे लाइनें तो पूरे महाद्वीप में जाल की तरह बिछ रही थीं। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा बहुत ही स्याह पहलू भी था। ये तस्वीर दिखाती है कि उस दौर में कामगार वर्ग की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। इस नई तरक्की की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही थी। और वो कीमत क्या थी? काम के घंटे बहुत लंबे, मतलब बहुत ही ज्यादा। मजदूरी इतनी कम कि गुजारा मुश्किल। बेरोजगारी तो आम बात थी ही, ऊपर से रहने की जगह और साफ सफाई की हालत बहुत ही खराब थी। और इन्हीं हालातों ने ना नए और ज्यादा रैडिकल विचारों के लिए जमीन तैयार कर दी। और यहीं से एंट्री होती है समाजवाद की। ये जो औद्योगिक पूंजीवादी सिस्टम था ना, उसकी नाकामियों पर एक सीधा और क्रांतिकारी जवाब था। तो समाजवाद का जो मूल आइडिया था वो बड़ा सीधा था। इसका मानना था कि समाज की सारी दिक्कतों की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी निजी संपत्ति। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये कि किसी एक इंसान के हाथ में प्रॉपर्टी ना होकर पूरे समाज का उस पर कंट्रोल हो, ताकि सबकी भलाई के बारे में सोचा जा सके। शुरुआत में रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लैंक जैसे विचारकों ने उन्होंने एक अलग ही दुनिया की कल्पना की। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों की जगह कोऑपरेटिव्स होने चाहिए, मतलब सामूहिक उद्यम, जहां लोग मिलकर काम करें और जो भी मुनाफा हो उसे आपस में बांट लें। और फिर इस सीन में आते हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है ये पूंजीवादी है, और इसमें होता क्या है, मेहनत करते हैं मजदूर, लेकिन सारा का सारा मुनाफा पूंजीपति ले जाते हैं। तो मार्क्स का कहना था कि इस शोषण से अगर आज़ाद होना है तो मजदूरों को इस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना होगा। तो मार्क्स ने भविष्य के लिए एक पूरा रोड मैप दे दिया। पहला कदम, सारे मजदूर एकजुट हों और क्रांति कर दें। दूसरा कदम, एक नया समाज बनाएं जहां सारी संपत्ति पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल हो। और इस भविष्य के समाज को उन्होंने नाम दिया कम्युनिस्ट समाज। और देखिए, ये सिर्फ किताबों में बंद विचार नहीं रह गए। 1870 आते आते ये एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गए। पूरे यूरोप में मजदूरों की पार्टियां बनने लगी, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर ब्रिटेन में लेबर पार्टी। ये सब पार्टियां मजदूरों के हक के लिए लड़ रही थीं। तो चलिए अब यूरोप से चलते हैं रूस की तरफ, एक ऐसी जगह जहां ये सारे के सारे तनाव एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाले थे। 1914 का रूस, ये एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, और इस पर एक छत्र राज था, ज़ार निकोलस द्वितीय का। मतलब एक ही शासक के अंडर एक बहुत बड़ा मल्टी एथनिक एम्पायर। 85%। ये आंकड़ा ये सब कुछ बदल देता है। रूस की कुल आबादी का लगभग 85% हिस्सा अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर था।
अब इसकी तुलना जरा फ्रांस या जर्मनी से करके देखिए, जहां ये आंकड़ा मुश्किल से 40 या 50% था। तो फर्क बहुत बड़ा था। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। समाजवाद के जो विचार थे वो पैदा तो हुए थे इंडस्ट्रियल समाजों में, है ना, लेकिन वो जड़ें जमाने जा रहे थे एक ऐसे विशाल साम्राज्य में जो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। तो अब जरा सोचिए, एक तरफ किसानों का इतना बड़ा साम्राज्य, दूसरी तरफ एक निरंकुश जार का शासन, और इन सब के बीच तेजी से फैलते हुए क्रांतिकारी विचार। ये तो एक विस्फोटक मिक्सचर था, है ना? तो सवाल यही है कि आगे क्या हुआ, और यहीं से रूसी क्रांति की कहानी शुरू होती।